Hello everyone, welcome to Vikas coaching classes. Today we are going to start a geography series with the topic of earthquake that belongs to physical geography. I'm Shrishti Roy and I'm currently an UPSC aspirant and I'll be teaching you geography. So as you can see, the name suggests it's earthquake. Earthquake means earth, there's your earth and there are the tremors inside it. जब वो अर्थ थोड़ा सा भी शेक होती है so उसे हम बोलते हैं earthquake. So it is the vigorous shaking of earth crust. As we know, in earth we have three parts of it, that is the crust, mantle and core. Crust, mantle and core. So when this crust shakes, it is known as earthquake. So it is a vigorous shaking of the earth crust. Okay, what happens is when there is a release of energy inside the earth, उसकी वजह से earthquake होता है. There's a shaking, थोड़ा सा भी हिलते हैं. रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत न्यूज़ आती है, दिल्ली में थोड़ा सा earthquake आया है, तो इंटेंसिटी चेंज होती रहती है, but that is also an earthquake. So as we were seeing, it is the earthquake. So earthquake can be defined as the vigorous shaking of the earth crust, which happens due to the sudden release of energy within the earth. Now, as you can see, here is your this is the fault plane. And this is focus and this is epicenter. Earthquake is incomplete without studying these two, that is focus and epicenter. Focus is the point of origin of the earthquake. जहाँ से शुरू होता है ना earthquake, वो focus है. कोई भी चीज़, for example, यहाँ से ये volcanism की अगर रेस निकल रही है तो ये इसका focus हो गया, यहाँ से ये origin हो रहा है. Similarly, अर्थ के नीचे भी एक फोकस, एक पॉइंट होता है जहाँ से earthquake एक्चुअली रिलीज़ होती है, जहाँ से वेव्स रिलीज़ होती हैं एंड उसे हम फोकस बोलते हैं. जस्ट अबव द फोकस बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एपिसेंटर. सो एपिसेंटर इज़ अ पॉइंट अबव द फोकस वेयर द रिलीज ऑफ एनर्जी रीचेज द फर्स्ट. यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई और ये सबसे पहले जहाँ पहुँचेगा वो यहाँ पहुँचेगा एंड दिस इज़ द एपिसेंटर. दिस इज़ द एपिसेंटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक भी आपको देखने को मिलेगा. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कैन वेरी, ओके, 0 से 10 तक होती है, कभी कभी 6 होता है, बट अब अगर वो 7 है, 10 है, 9 है तो वहाँ पे बिल्डिंग्स तो कोलैप्स हो ही जाती हैं. छोटे से लेकर हाईएस्ट रेंज तक भी अर्थक्वेक होता है एंड दैट इज़ द पॉइंट. एपिसेंटर इज़ द पॉइंट, ओके, वेयर द अर्थक्वेक वेव्स रीचेस और यहीं पर सबसे ज़्यादा आपको इंटेंसिटी देखने मिलेगी. नाउ as we can see in case of India में as we can see India, this map is not exact what India is, but if you will see in India, ये वाला जो रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न. यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं. प्लेट टेक्टोनिक इज़ अगेन सेपरेट टॉपिक इन फिज़िकल ज्योग्राफी जो आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा. सो प्लेट टेक्टोनिक्स, जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक अगर आसान भाषा में बोलें तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से यहाँ पे ये एक दूसरे से कोलैप्स करेंगी तो वहाँ पर there would be a shaking. So there would be shaking. तो
इंडिया के केस में हिमालयस ये सारा जो रीजन है ये प्रोन है अर्थक्वेक का। अगर हम एज अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंडिया को डिवाइड करें तो 4 जोन्स होती हैं जिसे अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हम बोलते हैं। ओके, देयर आर द 4 प्रोन जोन्स जिसे जहाँ पर अर्थक्वेक आता है, एंड दिस इज़ वन सच सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक आने की, और सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा कोलैप्सिंग जहाँ पर होगा वो ये एरिया है, एंड दिस इज़ योर हिमालयास। सिमिलरली आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश है, हियर इज़ योर भूटान, हियर इज़ योर सिक्किम। तो यहाँ पर ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, हियर इज़ योर असम। ये एरियाज़ भी सबसे ज़्यादा प्रोन हैं अर्थक्वेक के, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं स्लोप स्टीप साइड पर लोकेटेड हैं। तो अगर थोड़ा सा भी अगर इंटेंसिटी होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। देन द सेकेंड जोन इन इंडिया इज़ द महाराष्ट्र रीजन, दैट इज़ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में पूरा महाराष्ट्र आ जाता है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। डेक्कन प्लेट्यू इज़ ऑल्सो द मोस्ट प्रोन रीजन इन इंडिया जहाँ पर अर्थक्वेक होता है। तो अभी आपने देखा कि व्हाट अर्थक्वेक इज। अर्थक्वेक इज द विगरस शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ओके, विच हैपन ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द अर्थ। देन वी हैव सीन कि अर्थक्वेक का मेन सोर्स क्या होता है, अर्थक्वेक होता किसकी वजह से है, किस पॉइंट से होता है। सो इट इज़ फोकस, एंड फोकस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ। यहीं से सारी वेव्स रिलीज होती हैं, ओके। और जो अर्थक्वेक वेव्स जो फोकस के ऊपर वाले पॉइंट पर जहाँ पहुँचती हैं उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। और यहीं पर फॉर एग्जांपल ये जैसे हम खड़े हुए हैं और अगर ये हमारा सरफेस है और यहाँ नीचे धरती में अगर यहाँ फोकस है, अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो यहाँ की जो रेज हैं, यहाँ की जो वेव्स हैं, अगर वो इस सरफेस पे आएंगी तो वो यहाँ का क्या हो जाएगा, एपिसेंटर। और यहीं पर अर्थक्वेक आपका आप देख सकते हो कि देयर वुड बी अ शेकिंग। Just a simple definition, it is the shaking of the earth. Now, when we talk about the earthquake में हम 2 चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। एक होती है वेव्स और रीजन जहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है। तो अर्थ जो है उससे कुछ रिलीज, जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत सी चीज़ें रिलीज़ होती हैं। देयर इज़ अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, ओके, एनर्जी रिलीज़ होता है। देयर इज़ अ रिलीज ऑफ लाइट एंड देयर इज़ अ रिलीज ऑफ हीट। सिमिलरली ट्रेमर्स मतलब झटके लगना, ठीक है, ट्रेमर्स मतलब झटके लगना। तो ये चीज़ें होती हैं। सो वील बी सीइंग, ओके। सो व्हेन अर्थ के अंदर देयर इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ओके, देयर इज़ अ लाइट एंड हीट प्लस ट्रेमर्स। और जब ये ट्रेमर्स आते हैं, है ना, ट्रेमर्स आते हैं तो वेव्स होती हैं। अब वेव्स भी 2 तरीके की होती हैं। एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स, और एक होती हैं आपकी बॉडी वेव्स, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांस वेव्स। As name suggest ये मैकेनिकल वेव्स हैं बिकॉज दे नीड मीडियम टू पास थ्रू। इनको मीडियम की ज़रूरत होती है टू पास थ्रू, ओके, नीड्स मीडियम। सो मैकेनिकल वेव्स नीड्स मीडियम टू पास थ्रू, और बॉडी वेव्स मतलब एज नेम सजेस्ट इट नीड्स अ बॉडी टू पास थ्रू। बॉडी टू पास थ्रू कहाँ से निकलना है, अर्थ के अंदर से निकलना है। कोई भी चीज़ अगर अंदर है किसी भी चीज़ की, ऑब्वियसली दिल मेक देयर वे टू कम आउट ऑफ दैट सरफेस। तो ये होती हैं बॉडी वेव्स। नाउ इन द बॉडी वेव्स यू ऑल्सो हैव सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स जो होती हैं ये सरफेस के थ्रू निकलती हैं, एंड सरफेस वेव्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। सरफेस वेव्स 2 तरीके की होती हैं, एंड दीज आर द रेले वेव्स
लव वेव्स। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस का काम नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, दैट आर डेंजरस और सबसे ज़्यादा डिजास्ट्रस होते हैं सरफेस वेव्स। आवर मेन फोकस इज बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पी वेव्स एंड एस वेव। ओके, बॉडी वेव जो कि जिन्हें एक बॉडी की ज़रूरत होती है टू पास थ्रू, दीज आर द पी वेव्स एंड एस वेव्स। नाउ वी शैल सी देम सेपरेटली, एंड आफ्टर दिस your topic would be completed. So we have P waves and S waves, or we can say they are the primary waves and secondary waves. Okay, now let's see the difference between the two, क्योंकि ये दोनों ही बॉडी वेव्स हैं, लेकिन दोनों में ही बहुत डिफरेंस है। प्राइमरी वेव्स, इफ़ यू विल सी, ये जैसे जैसे दे विल बी मूविंग अलोंग द अलोंग द अर्थ, अलोंग द एक्सिस, ये अलोंग द एक्सिस ट्रेवल करती हैं। अगर इनके पाथ को हम देखते हैं, इफ़ यू विल लुक इनटू द पाथ ऑफ द प्राइमरी वेव्स, ये अलोंग द एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल पाथ होता है। व्हाट इज़ द पाथ ऑफ द प्राइमरी वेव्स इज द लॉन्गिट्यूडनल पाथ। ये along the axis, they are moving along the axis. Secondary waves moves perpendicular. Okay, secondary waves move perpendicular to the axis. Perpendicular path होता है। वी आर जस्ट लुकिंग एट द सरफेस, क्योंकि इनसे हमें पता चलेगा कि इनका क्या इफ़ेक्ट होता है इन अर्थक्वेक। तो ये लॉन्गिट्यूडनली चलते हैं और ये परपेंडिकुलर जाते हैं। प्राइमरी वेव्स पासिस थ्रू 3 मीडियम्स। अब 3 जो मीडियम्स हैं, मतलब मीडियम के अगर हम बोले तो ये इनको एक सॉलिड सरफेस चाहिए होता है, इनको भी सॉलिड सरफेस चाहिए होता है, बट ये जो प्राइमरी वेव्स हैं, दे कैन मूव थ्रू ऑल द 3 मीडियम्स। दे कैन मूव्स थ्रू पासिस थ्रू liquid, passes through medium, and the medium is your liquid. Okay, liquid मतलब तीनों मीडियम से पास कर जाती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैशियस। ठीक है, ये तीनों मीडियम से पास कर जाती है प्राइमरी वेव्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैशियस। अभी आपको शेडो जोन के बारे में बताएंगे, तो वहाँ पे इनका एक मेन रोल होता है। एंड द सेकेंडरी वेव्स पासिस ओनली थ्रू solid medium only. सॉलिड मीडियम ओनली। सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास होती है। द प्राइमरी वेव्स आर फास्टर देन द सेकेंडरी वेव्स। ओके, क्योंकि जो इनका वेलोसिटी है, एक्चुअली देयर डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन देयर वेलोसिटी। तो प्राइमरी वेव्स जो है ये कम डेंसर होता है, इसलिए इनकी वेलोसिटी भी जो है, डेंसिटी अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। सो जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी वेलोसिटी होगी। तो प्राइमरी वेव्स आर फास्टर देन secondary waves.
नाउ इफ़ यू विल सी द सेकेंडरी वेव्स जो हैं डेफिनेटली ये कम होंगी, और ये जो, लेकिन जो सरफेस वेव्स जो हमने देखी थी, रेले वेव्स और लव वेव्स, अगर हम बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के बीच में अगर डिफरेंस निकालें तो सरफेस वेव्स ज़्यादा डेंजरस होती हैं देन योर बॉडी वेव्स। लेकिन इनमें से अगर इन दोनों में से कोई एक डेंजरस है तो वो है प्राइमरी वेव्स। नाउ वी शैल सी द शेडो जोन्स ऑफ बोथ द वेव्स। Okay, so as I was saying, it's the primary waves and your secondary waves. There is a shadow zone of it. Shadow zone का मतलब होता है कि ये कहाँ पर appear नहीं होते। Shadow मतलब क्या? परछाई, जहाँ पर कुछ भी ना दिखता हो, सिर्फ आपकी परछाई पड़ रही हो, so that is a shadow. Now the body waves that is defined, that is divided into two waves, that is primary waves and secondary waves. और आपको पता था कि primary waves मीडियम से जिस मीडियम से गुजरता है that is liquid, solid and gases. Okay, and secondary waves passes through a medium that is the solid only. कोर आपको पता है, नाउ यू विल बी सीइंग इट, क्योंकि इसको सिर्फ सॉलिड चाहिए, और प्राइमरी वेव्स जो कि लिक्विड गैस और सॉलिड दोनों तीनों से गुजर सकता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी वेव्स, अब इनका पाथ क्या होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। पहली तो बात ये जो है, ये जब ये आप अर्थ के अंदर से निकल रही होती है, सो दे विल अपीयर एट 105 डिग्रीज। ओके, 105 डिग्रीज तक दिखेंगे, और फिर से ये जब कोर के अंदर ये निकल रहे होंगे, ये कोर से भी गुजरेंगी, ये वेव्स जो हैं कोर से भी गुजरेंगी, और ये आपको दिखेंगी 145 डिग्रीज पर। अब ये दिखती कौन कौन सी जगह पर हैं, एट 105 डिग्रीज एंड 145 डिग्रीज। ये भी आपको ज़रूरी है कि ये अपीयर कहाँ होती है, ये 105 डिग्रीज पर आती हैं और ये 145 डिग्रीज पर आते हैं। और जो सेकेंडरी वेव्स है, सिमिलरली सेकेंडरी वेव्स, इनका भी जो मूवमेंट है ये भी 105 डिग्रीज पर आपको दिखेंगी। दे विल अपीयर एट द 105 डिग्रीज। उनके बाद आप देख सकते हो कि ये कहीं भी नहीं दिख रही हैं, और यहाँ ये प्राइमरी वेव्स का शेडो जोन है। शेडो जोन यहाँ पे जहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, कैन यू सी दैट लाइन इज पासिंग थ्रू, यहाँ से कोई भी लाइन नहीं गुजर रहा है, कोई भी वेव नहीं गुजर रही है, मतलब ये इसकी शेडो जोन है। तो व्हाट इज द शेडो जोन ऑफ प्राइमरी वेव? तो शेडो जोन लाइज बिटवीन 105 डिग्रीज टू 145 डिग्रीज, ये होता है शेडो जोन ऑफ प्राइमरी वेव। ओके, पी वेव का शेडो जोन ये है। नाउ व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन इनवर्ड हो जाता है, एंड इसका रीज़न ये नहीं है क्योंकि ये तो लिक्विड से भी गुजर जाता है, गैस से भी, सॉलिड से, बट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन आई थिंक ये यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, ये हो जाते हैं। नाउ द सेकेंडरी वेव्स व्हेन आई टॉक अबाउट, सेकेंडरी वेव्स आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ही नहीं गुजरता है, सिर्फ सॉलिड से गुजरता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये सॉलिड है तो ये सॉलिड से तो निकल गया। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट इज अ सॉलिड पोर्शन। ओके, तो ये क्रस्ट से निकल जाएंगे। कोर, आपको लगता होगा कि कोर एक सॉलिड है, कोर इज नॉट अ सॉलिड, नॉट प्योर सॉलिड, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है कोर के अंदर। टेम्परेचर अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस का भी होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सॉलिड नहीं, वहाँ पे लिक्विड हो जाता है। नाइफ जो कि प्रेजेंट होता है कोर के अंदर, दैट टर्न्स इनटू द लिक्विडिटी। ये सिर्फ रिजिड पोर्शन से ही निकलता है। सेकेंडरी वेव्स पासेस थ्रू द रिजिड पार्ट। ओके, रिजिड पार्ट से ही गुजरता है, इसलिए सॉलिड से ही गुजरता है। अब यहाँ पे कोई सॉलिड नहीं है, यहाँ पर भी कोई सॉलिड नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स होगा नहीं। सो वेयर डज योर सेकेंडरी वेव्स अगर्स, कहाँ पे आएंगी ये, कहाँ अपीयर होती हैं? 105 डिग्रीज पर। और 105 डिग्री से उसके बाद से क्या आपको कोई भी सेकेंडरी वेव्स दिख रही हैं? देयर इज नो सेकेंडरी वेव। इसलिए जो शेडो जोन है इसका इतना बड़ा है। इनका सिर्फ शेडो जोन 105 एंड 145 के बीच में था, और इनका जो शेडो जोन है वो 105 डिग्रीज के बाद पूरा ही है। तो शेडो जोन सबसे ज़्यादा किसका है? हुज शेडो जोन इज ग्रेटर, whose shadow zone is greater than एक दूसरे से। तो सेकेंडरी वेव का शेडो जोन ज़्यादा बड़ा है प्राइमरी वेव से।
दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द मीडियम की वजह से इन दोनों के शेडो जोन पर असर पड़ता है। ये हमने देख लिया था कि अर्थक्वेक, फोकस, एपीसेंटर, ये। लेकिन व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक? जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से वो फिनोमिनन हो रहा है, और जब वो हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, yeah, so when we study a topic we first of all see the reason of that phenomenon और उसका जो impact होगा वो। तो what are the causes of earthquake? So we can divide the cause into two. Okay, एक होता है जो अभी आप देख रहे हो, जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस क्या नेचर की वजह से है? नो, it is our doings that has lead to this pandemic like situation। तो मतलब वो मैन मेड कॉज है, नेचुरल कॉज उसका है नहीं, मैन मेड कॉज है। बट अब नेचर उसको और नेचर उसको और भी इंटेंस कर रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ टॉपिक देयर आर द कॉजेस होते हैं और एक होता है उनका इम्पैक्ट। ओके, इम्पैक्ट भी होगा, और जब उसकी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हम क्या देखते हैं? सल्यूशन भी देखते हैं कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। क्या अर्थक्वेक, देखो ये अंदर का फिनोमिनन है, अर्थ के अंदर होता है, तो हम अर्थ के अंदर जाके कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि कॉजेज जो है, द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स आर कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल कॉजेज होते हैं जो अर्थ की वजह से खुद से हो रहे हैं, और एक होते हैं मैन मेड कॉजेज। नाउ पहले जो अर्थक्वेक होते थे या अर्थक्वेक्स आते थे, देयर अ कोयना अर्थक्वेक आया हुआ था 1967। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द अर्थक्वेक। तो कोयना अर्थक्वेक आया था 1967 में। दैट वाज अ नेचुरल अर्थक्वेक, ठीक है, वो नेचुरल कॉज था अर्थक्वेक का। लेकिन अब जो अर्थक्वेक आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से आ रहे हैं, नाउ दे आर बिकॉज ऑफ द मैन मेड कॉज हो गए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जितनी कैपेसिटी अर्थ की है नहीं उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोड है। तो बिकॉज लोड जब बढ़ जाता है एक सरफेस के ऊपर तो फिर वो धीरे धीरे शेक होने लगती है, इट विल स्टार्ट शेकिंग। तो वही जो असर है ना वो अर्थ के ऊपर भी हो रहा है। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, ये मैन मेड कॉज बोल रहे हैं। आप लिख सकते हो कि वन ऑफ द मैन मेड कॉज इज ऑल्सो द पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। जब पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो उनकी पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे? आप हाउस बनाओगे, ठीक है, यू विल बिल्ड हाउसेस। अब एरिया तो इतना ही है ना, एरिया तो नहीं बढ़ रहा है, एरिया तो इतना ही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है तो हाउसेस भी बढ़ जाएंगे। तो जब एक एरिया पे जहाँ पे 2 घर बनने चाहिए थे वहाँ कितने घर बन गए? वहाँ बन गए 10 घर। ओके, यहाँ पे ये इतना कंजेस्टेड, अगर आप दिल्ली जैसे रीजन्स में देखोगे वहाँ पे छोटी छोटी गलियों में घर बने हुए हैं और बहुत पास पास बने हुए हैं। तो जितनी कैपेसिटी नहीं है, जब उससे ज़्यादा आप कोई चीज़ करोगे तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। तो जिसकी वजह से ये जो अर्थ है ना वो थोड़ा थोड़ा फिर शेक होने लगता है। एंड दैट इज़ वाई अभी आप देखो लॉकडाउन के टाइम पे देयर वर मेनी केसेस ऑफ छोटे छोटे इंटेंसिटी के देवर द अर्थक्वेक्स दैट केम। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट्स का जो हम यूज़ करते हैं, दीज आर एक्चुअली सीस्मोग्राफ, मैग्नीट्यूड स्केल है और एक इंटेंसिटी स्केल है। मैग्नीट्यूड जो कि हम देखेंगे तो पहले हम देखते हैं मैन मेड कॉज, दैट इज़ अ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, बिल्डिंग दी हाउसेज ऑल्सो लीड्स टू इट। बट अगर हम नेचुरल कॉज की बात करते हैं तो वन ऑफ द नेचुरल कॉज इज़ द वोल्केनिज्म। ओके, वोल्केनिज्म भी एक टॉपिक है। अगेन अब आपको एक रिलेशन दिखेगा कि ये वोल्केनो और अर्थक्वेक एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। वोल्केनो आएगा तो देयर आर द चांसेस कि अर्थक्वेक आएगा, और अगर अर्थक्वेक आएगा तो देयर आर द चांसेस, तो दे बोथ आर द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच अदर।
द वोल्केनो, ओके। नेचुरल कॉज में तो हम वोल्केनो बोल सकते हैं, सुनामी भी बोल सकते हैं, सुनामी इज अगेन अ नेक्स्ट टॉपिक, सुनामी भी बोल सकते हैं, वोल्केनो है, सुनामी है। बट इन मैन मेड कॉज, जैसे हमने सोशल पर्सपेक्टिव से पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की, सिमिलरली देयर इज अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। There is a nuclear explosion, okay, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, या फिर रिजर्वॉयर जो हम बनाते हैं, रिजर्वॉयर क्या, जो ये नदी के ऊपर डैम्स वगैरह बनाते हैं ना, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आने की चांसेस होती हैं। अब क्योंकि अच्छा, जो लास्ट अभी हमने देखा था कि इंडिया में देर आर द जोन्स जिसकी वजह से जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, वो ये भी है, एक रॉक का भी एक असर होता है। जहाँ जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे वहाँ पर, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स आर द सॉफ्ट रॉक्स, तो वहाँ पर इंटेंसिटी एंड द चांसेस ऑफ हैविंग अर्थक्वेक्स विल बी मोर, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो वोल्केनो भी हैं, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं दे कैन ऑल्सो, जहाँ पे भी सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे वहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। रिजर्वॉयर, पॉपुलेशन एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या फिर हम ह्यूमन इंड्यूस जो हम डायनामाइट, डायनामाइट एक्सप्लोजन जो भी हम करते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, डायनामाइट एक्सप्लोजन, ये भी दे आर ऑल्सो द रीजन ऑफ मैन मेड। ये अर्थ तो खुद से कर नहीं रही है, ये हम ही कर रहे हैं, तो ये भी दे आर द कॉजेज ऑफ इट। नाउ ये आपने कॉजेज देखे। नाउ आफ्टर लुकिंग एट द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, नाउ लेट्स सी वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सिर्फ 3 जगह ही अर्थक्वेक का कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट मतलब जो पैसिफिक ओशन है उसके सराउंडिंग्स वाला जो सारा एरिया है, दैट इज अ सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो ये जो ईस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशन की, यहाँ पर है, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज द साउथ अमेरिका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज योर एशिया। एशिया में अगर आप देखोगे तो जापान जो है, जापान आइलैंड है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, तो ये उसी रीजन में लाई करता है। सो 70% ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। अगर हम लोकेशन की बात करें, सो इन नॉर्थ अमेरिका you have South America, we have Australia, we have Kamchatka Plateau, and we have the Japan and the islands. Then the second location where the earthquakes are located, that is the 20% of the earthquakes are located in the Trans-Eurasian Mid-Continental Belt. ये यूरोप है, यूरोप एंड रशिया, दैट इज अ यूरेशिया। सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द यूरल माउंटेन्स, इसको हम यूरेशिया बोलते हैं। ये जो सारी जो ये वाली जो रीजन है, दिस इज, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं। ये यूरोप है, India, BC, India half lies in that region. Then the 10% of the earthquake are located in the mid-ocean ridge of the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ Atlantic Ocean है, यहाँ पर 10% of earthquakes are located. And if there is a reactivation of ancient fault, कभी कभी होता है कि there are the cases जहाँ पर पहले आते थे अब नहीं आते हैं, बट नाउ there are the chances where you can see कि earthquakes आ जाएंगे। Now let's see how do we measure the earthquake। एक होता है seismograph, okay, there is a seismograph। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं to measure your earthquake. Then is your magnitude scale. We have a magnitude scale. Magnitude scale is used to measure, okay, magnitude scale is used to measure the amount of energy released at the point of origin
पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? फोकस। तो वहां पर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये मैग्नीट्यूड स्केल उसको मेजर करता है। एंड द थर्ड थिंग इज द इंटेंसिटी स्केल। इंटेंसिटी बाय इट्स नेम यू कैन सी, इंटेंसिटी स्केल मतलब होता है कि कितना डिस्ट्रक्शन एन अर्थक्वेक कैन कॉज, कितना डिस्ट्रक्शन फ्रॉम 1 to 10 हम इसको लेते हैं, और कितना डिस्ट्रक्शन ये कॉज करता है अर्थक्वेक, जैसे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इट मेजर्स। एक करता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, second is the intensity scale, and is the seismograph. So this is all about the earthquake in general. Where does it originates, उसके causes क्या हैं, what is the distribution की बात करें तो इंडिया में actually there are the 5 zones. इंडिया की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो there is a zone 2, zone 3, 4, 5, मतलब सिर्फ 4 ही जोन्स हैं, ठीक है। इंडिया में सिर्फ 5 जोन्स में हमने इंडिया को डिवाइड किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन। जो 5th जोन है ये सबसे ज़्यादा, इट इज़ अ सीवियर अर्थक्वेक है, ओके, सीवियर अर्थक्वेक है ये, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क का काम होता है। देन 4th इज़ योर वेरी सीवियर, दिस इज सीवियर, और सबसे जो मतलब जो जोन है जहाँ पे लीस्ट इंटेंसिटी या लीस्ट जो जोन है वो है अर्थक्वेक का सेकेंड जोन, जोन 2। सो दिस वे द इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, आउट ऑफ विच जोन 5 इज द एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है एंड अर्थक्वेक आने की चांसेस भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। नाउ when I say what would be the impact of earthquake, impact मतलब impact का, जब earthquake आ जाता है तो उसका impact क्या होगा, क्या उसके consequences होंगे। So definitely there is a loss to life, okay, loss to life, there is a loss to life, okay, damage to property, okay, the buildings collapses, okay, the building collapses, there is a land, जो और भी phenomenon हैं जो impact होगा, landslides आ जाती हैं, okay, landslides आ सकते हैं, you have the floods is also one of the consequences, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेक होता है तो it can also leads to it. Tsunami, again tsunami is a cause and effect of earthquake, tsunamis. We have the structure collapsing, ओके, एवलांश आते हैं, स्नो रीजन्स जो होते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे एवलांश आने के चांसेस होते हैं, ओके। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थ के मूवमेंट या शेकिंग की वजह से होते हैं, नीचे से होता है जो भी अर्थक्वेक आता है। सो वी हैव द लॉस टू लाइफ, डेफिनेटली अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जा रही है एंड यू आर लिविंग देयर तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ लॉस टू लाइफ, देयर इज अ डैमेज टू प्रॉपर्टी, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, देयर इज अ ग्राउंड शेकिंग, सुनामी आती है अर्थक्वेक की वजह से, स्ट्रक्चरल कोलैप्सिंग है एंड देयर इज अ एवलांच। नाउ at last, when we study about a phenomenon, we say there is a cause, okay, there is a reason, there is an impact of it, there is a distribution, there is a measurement, and there is a solution. सल्यूशन क्या हो सकता है? सल्यूशन है एक, क्योंकि बताया था कि बहुत ज़्यादा अगर लोड बढ़ जाएगा अर्थ के ऊपर तो अर्थ विल बी शेकिंग, ओके। तो सल्यूशन विल बी के देयर शुड बी अ स्कैटर्ड सेटलमेंट, ओके, स्कैटर्ड सेटलमेंट हो। और आजकल वी शुड मेक द बिल्डिंग्स, जापान में ऐसी बिल्डिंग्स बनती हैं जो कि अर्थक्वेक वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब अगर आपकी कोई बिल्डिंग है
और अगर उस दीवार पे अगर आप क्रैक्स मतलब छोड़ देते हो तो वो अर्थक्वेक की जो वेव है वो यहाँ ट्रांसफर हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो टूट जाएगी, उसका जो कैरियर है वो टूट जाएगा। तो वी शुड प्रेफर बिल्डिंग सच काइंड ऑफ बिल्डिंग्स जिनके ऊपर अर्थक्वेक का असर ना पड़े, बेसमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो दैट्स ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट द अर्थक्वेक in general. So if you want to summarize about earthquake, what is the origin of earthquake? Okay, what is the origin of earthquake? That is the focus. What is, अगर हम इसको summarize करेंगे तो हमने देखा कि earthquake की definition क्या है? That is the vigorous shaking of the earth crust because due to a sudden amount of energy that is released. We have seen the causes of it, that is natural and man-made both. Okay, natural and man-made both. We had seen जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज फोकस. पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज फोकस. वी हैव सीन कि जो कॉज हो गया, वी हैड ऑलरेडी सीन कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड, दैट इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट एंड द Trans-Eurasian mid-continental belt, and there's a more of Atlantic Ocean. Distribution हमने देखा, we have seen the consequences क्या हैं, उसका असर क्या क्या होता है, and we have also seen the solution as in general, क्योंकि ये अर्थ की मूवमेंट की वजह से है तो we cannot help it that much. That's all what we have learned about the earthquake. In the next lecture we would be reading about volcanism and tsunamis, क्योंकि volcano और tsunamis इसके cause and effect दोनों ही हैं, तो वो एक connected topics हैं. And we will be continuing with our geography series. Till then, thank you so much and be safe and stay healthy.